बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रदेश का दौरा तय हो गया है। जेपी नड्डा 16 और 18 अक्टूबर को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और कल उदयपुर और जोधपुर का दौरा करेंगे। नड्डा पहले उदयपुर संभाग की बैठक लेंगे और इसके बाद जोधपुर में पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। तो वहीं नड्डा 18 अक्टूबर को कोटा और अजमेर संभाग का भी दौरा करेंगे। तो जेपी नड्डा का दौरा तय कर लिया गया है और कई खास बैठकें भी नड्डा करने वाले हैं, क्योंकि चुनाव में अब बेहद कम वक्त रह गया और ऐसे में ताबड़तोड़ दौरे भी देखने को मिलेंगे। नड्डा का दौरा तय हुआ है अभी फिलहाल। 16 और 18 अक्टूबर को राजस्थान का दौरा करेंगे जेपी नड्डा और कोटा अजमेर संभाग का दौरा करते हुए वहां पर कई महत्वपूर्ण बैठक भी लेंगे। उदयपुर संभाग की बैठक कर जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कल संभाग के कार्यकर्ताओं की चुनाव के दृष्टिकोण से जीत का मंत्र फूंकने के लिए एक बैठक लेने वाले हैं। एक विशेष श्रेणी के कार्यकर्ताओं के साथ में वो 3-3 जिलों के कार्यकर्ताओं की टोली में 2 बार उन सबसे संवाद करेंगे, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। चुनाव के दृष्टिकोण से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर, संगठन की शक्ति के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, इस संगठन के दृष्टिकोण से तैयारियों के जायजा लेंगे और आने वाले चुनाव में विजयश्री को प्राप्त करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के उनको आगामी दिशा निर्देश उस दृष्टिकोण से प्रदान करेंगे। मैं ये मानता हूं कि माननीय नड्डा जी का प्रवास, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां एक तरफ पूरे पश्चिमी राजस्थान में अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी उपस्थिति से एक नई ऊर्जा का संचार किया था, माननीय नड्डा जी के इस प्रवास से संगठन को एक नई धार और तनापन मिलेगा। तो वहीं जयपुर में बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने नवरात्र स्थापना दिवस पर शुभ कार्यों का शुभारंभ किया और चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रत्याशी हैं और उन्होंने महादेव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रचार की शुरुआत कर दी। झारखंड महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनना तय है और जनता जनार्दन ने ये तय कर लिया है। जिसमें भोलेनाथ का स्वरूप बसता है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के काम को भी जानते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के जो अनुयायी हैं, उनके जो साथी हैं, उन्हें भी अच्छी तरह पहचानते हैं। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है और उसके अंदर झोटवाड़ा विधानसभा, जहां मुझे अवसर मिल रहा है, पूरी अपनी शक्ति से, जो शक्ति मुझे भारतीय सेना ने सिखाई है, जो शक्ति मुझे राजस्थान ने दी है और जो प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, उस पूरी 100% शक्ति से मैं अपने विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा के हर एक नागरिक, आप समझ गए होंगे इस समय क्या हो रहा है, हर एक नागरिक की पूरी तरह से सेवा करूंगा। तो वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचे और बालाजी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि नवरात्र के साथ ही चुनाव प्रचार का आगाज कर रहे हैं। सोमवार को सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दर्शन के बाद प्रचार का आगाज होगा। इस दौरान उन्होंने जयपुर के लॉकर्स में काला धन होने के मामले में कहा कि किसी व्यक्ति ने सूचना को लीक कर दिया, जिसके कारण समस्या आई है। हालांकि अभी ईडी सर्च अभियान चला रही है। 2 दिन में सब कुछ सामने आ जाएगा, वहां कैश भी मिलेगा और सोना भी मिलेगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री के लिए कोई चेहरा नहीं है। सचिन पायलट एक चेहरा थे जिन्हें दूर कर दिया गया, जबकि बीजेपी में सीएम के अनेक चेहरे हैं। तो वहीं बीजेपी ने देवजी पटेल को सांचौर से विधानसभा प्रत्याशी बना दिया, जिसके बाद विरोध में सांचौर विधानसभा के 6 मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया। वहीं सांसद देवजी पटेल पार्टी पदाधिकारियों के
तीखे विरोध दर्ज करवाने के साथ ही सामूहिक रूप से 6 मंडल अध्यक्षों के इस्तीफों के चलते बैकफुट पर आ गए हैं। सांचौर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के कुल 8 मंडल बने हुए हैं। उसमें से 6 मंडलों के अध्यक्षों द्वारा त्याग पत्र दिए जाने से पार्टी के अंदरूनी खेमे में घमासान मच गया है। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर एक युवक 7 मंजिला इमारत से कूद गया और कूदने से उसकी मौत हो गई है। 7वीं मंजिल से एक युवक ने छलांग लगा दी। 35 साल का युवक बताया जा रहा है और मौके पर ही युवक की मौत हो गई। मानसिक रूप से युवक परेशान था, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। बीकानेर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवक के खुदकुशी की सूचना मिल रही है। 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर युवक ने आत्महत्या कर ली है। मौके पर ही युवक ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि वो डिप्रेस्ड था, कई दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था। मानसिक तनाव के चलते उसने ये कदम उठाया। तो पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। मामले को लेकर तफ्तीश भी की जा रही है। अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि युवक ने आखिर आत्महत्या क्यों की। और अगली खबर भरतपुर से है, जहां पर इजराइल से सकुशल वापस लौटा विपिन। भरतपुर लौटने पर इजराइल के हालात भी बताए। कहा, सायरन की आवाज सुनते ही लोग शेल्टर की तरफ भागते थे। एरियल यूनिवर्सिटी कैंसर पर इजराइल के वेस्ट बैंक में विपिन शोध कर रहा था, लेकिन युद्ध के दौरान उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ गया। गाजा पट्टी से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर विपिन रह रहा था। युद्ध को देखते हुए वहां पर शेल्टर बनाए गए थे, जहां पर जैसे ही सायरन बजाए जाते थे उन्हें भागकर शेल्टर में जाना पड़ता था। आवाज आते ही उन्हें तुरंत शेल्टर में शरण लेनी पड़ती थी। एरियल यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्टूडेंट हूँ और कैंसर रिसर्च में काम करता हूँ। और वहाँ पर बस ये था कि माहौल भय का तो बना ही हुआ था कि जैसे कोई सायरन बजता था तो हम लोग शेल्टर की तरफ भागते थे। और बाकी तो हमारी साइड में एक ही बार सायरन बजा था बस यूनिवर्सिटी में, और जिसमें हम शेल्टर की तरफ भागे थे। और फिर उसके बाद में मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ भारत सरकार का, जिन्होंने ये अभियान चलाया। और अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद से अब रेवदर आबू रोड में टिकट घोषणा से पहले ही दावेदारों की धड़कन बढ़ चुकी है। रेवदर के युवा लगातार नए प्रत्याशी के रूप में टिकट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लगातार विधानसभा चुनाव 2023 में जिस प्रकार से देवजी पटेल को सांचौर में टिकट मिलने के बाद भी बीजेपी की फूट सामने आई है, इस प्रकार रेवदर आबू रोड विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी बदलाव की मांग कर रही है। विकास के दावों की बात की जाए तो पूरी तरह से यहाँ पर काफी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वही चेहरा रिपीट होगा या फिर दूसरा नया चेहरा? और प्रदेश में आचार संहिता लगने के बावजूद बड़ी तादाद में राजनीतिक दल और संभावित प्रत्याशियों द्वारा इसका उल्लंघन किया जा रहा है। इसके चलते वहां पर हालात खराब हो रहे हैं। इसमें कई जगह पर राजनीतिक दलों और संभावित प्रत्याशियों के बैनर और पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। कई स्थानों पर तो पोस्टर पर सफेद रंग लगाकर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है, जिसमें पार्टियों का प्रचार साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो आचार संहिता लागू कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रचार प्रसार किए गए हैं, जो सरकारी योजनाओं को लेकर पोस्टर्स लगाए गए हैं, वो अब तक ठीक तरीके से नहीं हटाए गए हैं। चुनाव आयोग की ओर से लागू की गई आचार संहिता का पालन करते हुए पुलिस एक्टिव मोड पर है। पोखरण पुलिस एसएचओ के नेतृत्व में लवा गांव के पास जोधपुर से आ रही एक निजी बस में सवार युवक को दस्तयाब कर लिया गया। पुलिस ने युवक के पास से 24,78,700 रुपए बरामद किए हैं। जब्त की गई रकम पुलिस आयकर विभाग को सौंप दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि यह रकम हवाला व्यापारी की हो सकती है, क्योंकि पुलिस द्वारा पकड़े गए व्यक्ति खुद को उन्हें भी नहीं पता है कि बैग में नकदी थी। थाना से
क्षेत्र में जगह जगह नाकाबंदी लगा रखी है। इसी क्रम में कल रात्रि को श्रीमान एसपी साहब विकास सांगवान सर को एक सूचना मिली कि एक शख्स जो जोधपुर से जैसलमेर की तरफ प्राइवेट बस में यात्रा कर रहा है, उसके पास कुछ संदिग्ध राशि हो सकती है। हमने बस को रुकवाकर उस शख्स से पूछताछ की तो उस शख्स के पास एक संदिग्ध राशि होना पाया गया। हमने पूछा तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। तो उसने बताया कि उसके पास करीब 25 लाख की राशि है। हमने उसको डिटेन किया, पूछताछ की और आयकर विभाग को उसको सुपुर्द कर दिया है। और जिस पर हमने आयकर विभाग के साथ जब ज्वाइंट उसके साथ पूछताछ की तो उसके पास करीब 24,68,000 रुपये केस थे, जिसका वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। अग्रिम जो कार्रवाई है वो आयकर विभाग करेगा। और रुक करेंगे इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर है, सीईसी की बैठक के बाद ही कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी की जाएगी। बैठक के बाद कांग्रेस कभी भी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी ने पहली सूची को लेकर फाइनल नाम को फाइनलाइज कर लिया गया है, लेकिन अभी ये पहली सूची सीईसी के बैठक के बाद ही जारी की जाएगी। ये बड़ी सूचना निकलकर इस वक्त सामने आ रही है। कल दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी और पहली सूची में तकरीबन 60 नामों का ऐलान किया जाएगा। पूर्व सांसदों को भी मैदान में उतारा जा सकता है। कांग्रेस की ओर से पूर्व सांसदों पर भी दांव खेला जा सकता है। कुछ सीटों पर मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे जा सकते हैं, तो तकरीबन 24 विधायकों का टिकट कांग्रेस काट सकती है इस बार। ये बड़ी सूचना चुनाव से जुड़ी इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जल्द ही कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। कल स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें नामों पर फाइनल मुहर लग चुकी है, लेकिन अभी इंतजार है सीईसी की बैठक का और इसके बाद कभी भी कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। और दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान कांग्रेस में टिकटों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। 17 अक्टूबर को फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और इसके बाद 18 अक्टूबर को सीईसी की बैठक है। सीईसी बैठक के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आ जाएगी। तो इंतजार लंबे वक्त से कार्यकर्ताओं से लेकर उन सभी नेताओं को जिन्होंने टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश की है, लगातार वो नेताओं से लेकर कार्यालय तक के भी चक्कर लगा रहे हैं, बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, आला कमान से ये सिफारिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट दे दी जाए क्योंकि वो जिताऊ उम्मीदवार हैं। सहयोगी लखवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, बड़ी सूचना, जल्द जारी हो सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट, क्या है जानकारी? बिल्कुल प्रियंका, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि 17 तारीख को एक बार फिर से कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। जो शेष पड़ी सीटें हैं उन पर स्क्रूटनी होगी, एक्सरसाइज किया जाएगा और जो पहली सूची जारी होगी कांग्रेस पार्टी की उसमें और सीटें भी अब बढ़ सकती है। ये बड़ी सूचना है क्योंकि कल करीब 60 नामों को तय कर लिया गया है, उनकी अब घोषणा बाकी है क्योंकि सीईसी को नाम सौंपे जाएंगे और सीईसी की बैठक के बाद घोषणा हो जाएगी। लेकिन 17 अक्टूबर को जब एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी तो निश्चित है कि कुछ और सीटें उसमें एड ऑन की जाएंगी और 18 अक्टूबर को जब सीईसी की बैठक होगी तो जब पहली आधिकारिक सूची का ऐलान होगा 18 अक्टूबर को सीईसी की बैठक के बाद, तो कुछ अन्य सीटें भी बढ़ सकती है। हालांकि 60 सीटें तय हो गई हैं, अब सीईसी को अंतिम मुहर लगानी है और उसका ऐलान करना है। अब रोचक बात यह है कि क्या मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये है कि करीब 1.5 से 2 दर्जन मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नेगेटिव फीडबैक उनका हासिल हुआ है, जो सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मौजूदा विधायकों की परफॉर्मेंस हासिल हुई है आलाकमान को, उसके नजरिए से ये तय है कि टिकटें कट सकती हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने 2 टूक निर्देश भी दिए थे प्रदेश इकाई को कि टिकट वितरण में सिफारिशें नहीं चलेंगी, किसी भी गुट विशेष से ताल्लुक रखने वाले नेता को तरजीह नहीं दी जाएगी। तरजीह अगर किसी व्यक्ति को टिकट वितरण में दी जाएगी तो वो उसकी मेहनत होगी, जिताऊ और विनेबिलिटी के आधार पर ही टिकट वितरण होगा, ये साफ तौर पर कहा गया। हालांकि जो टिकटार्थी हैं वो लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, आज प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई, तमाम लोग दिल्ली में हैं। ऐसे में जो अंतिम दौर के प्रयास तमाम टिकटार्थी कर रहे हैं। मेरे पीछे भी इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी प्रियंका कि जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं और टिकटार्थी प्रदेश के अनेक कोनों से यहाँ आए हैं और
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम नेताओं से मुलाकात करना चाहते हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे। हाँ। कहाँ से आए हैं और क्या दावेदारी दिखा रहे हैं? मैं संजय आचार्य बीकानेर से आया हूँ और मैंने बीकानेर पूर्व से टिकट मांग की हुई है और देखते हैं अब क्या होता है। आप बताइए, आप कहाँ से हैं और कितनी उम्मीद है टिकट मिलने की? फलोदी जोधपुर से आए हैं, सीएम साहब के गृह जिले से आए हुए हैं और वहाँ हम माइनॉरिटी के लिए हाजी उमरदीन जी प्रधान हैं, उनका टिकट मांग रहे हैं और वहाँ हमारे माइनॉरिटी की सबसे ज्यादा वोट है और उम्मीद है कि अब की बार पार्टी और सीएम साहब है जो इस ओर ध्यान देंगे और जनता की जो उम्मीदें है, जनता के जो भावना है, उस अनुरूप टिकट की हम मांग करते हैं ताकि वहाँ से पार्टी जीत सके। आप कहाँ से आए हैं? मैं टोडावीन से आया हूँ, राजबहादुर मीना मेरा नाम है। पिछले 30 वर्ष से मैं टिकट की मांग कर रहा हूँ, लेकिन क्या है, पार्टी वफादार निष्ठावान कार्यकर्ता को टिकट नहीं देकर कुछ पैसे वालों को टिकट दे देती है। ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी में 30 साल से टिकट मांग रहे और कह रहे हैं कि पैसे वालों को टिकट दी जाती है। हाँ, तो आरोप नहीं है, हकीकत सही है। हम छोटे कार्यकर्ता हैं, इसलिए क्या है, हमारे पास वो चीज तो है नहीं है जो अन्य लोगों के पास है। तो टिकट वितरण का क्राइटेरिया क्या होता है फिर? क्राइटेरिया, हम तो वफादार हैं, ईमानदार हैं, फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं। आप फील्ड में जाके मालूम करो, अगर हमारी हैसियत है जीतने लायक तो हमें दे दो, हमसे कोई बढ़िया है तो उसको दे दो। हम कोई पार्टी की आलोचना नहीं कर रहे। जो राहुल गांधी कह रहा है उस बात को हम कह रहे हैं, भाई किसी का नहीं चलेगा, ग्रुपबाजी नहीं चलेगी, जबकि कांग्रेस में ये होता है, ग्रुपबाजी चल रही है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। प्रियंका, ये बड़ी बात है। जो कार्यकर्ता टिकटार्थी हैं, जो अपनी टिकट की मांग करने आए हैं, वो बड़ी बात कह रहे हैं कि विनेबिलिटी के आधार पर टिकट दिया जाए तो हम दावेदार हैं, लेकिन विनेबिलिटी के आधार पर ये बड़ी बात कह रहे हैं कि गुटबाजी चलती है, पैसे वालों को टिकट दे दिया जाता है। कार्यकर्ता खुद वहां खड़ी होकर ये बात कह रहे हैं। लखवीर, जरा पूछिएगा, अगर उनके मन का नहीं हुआ तो क्या बगावत करने को भी तैयार हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से और कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी उनकी राय जानेंगे। हाँ। लेकिन आप बताइए, अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या बगावत करेंगे? 30 साल से अब तक बगावत नहीं करी। हम पार्टी के निर्णय के साथ हैं। पार्टी जिसको टिकट देगी, पिछली बार भी मैं खड़ा रहा हूँ, उससे पहले भी खड़ा रहा हूँ और आगे भी पार्टी के साथ। लेकिन 30 साल से टिकट मांग रहे हैं, अब तक टिकट मिली नहीं है। आप कह रहे हैं कि ग्रुपिज्म हो जाता है, लॉबिंग दूसरे व्यक्ति करते हैं, पैसा देकर टिकट ले आते हैं, तो कार्यकर्ता का तो हित मारा जाता है। तो कब तक इंतजार करोगे? तब तक मैं जीऊंगा जब तक इंतजार करूंगा और पार्टी के निर्णय के साथ। बगावत नहीं करोगे? बगावत नहीं करूंगा, अब तक नहीं की मैंने बगावत। सच्चे कांग्रेसी हैं हम। कांग्रेस चाहे जब तक रहेगी, हम कांग्रेस में रहेंगे। लेकिन सच्चा कांग्रेस ये भी कर रहा है कि पैसे के आधार पर टिकट दी जाती है। अब क्या करें, वो तो आप भी देख रहे हो, आप सब जान रहे हो, मीडिया वाले। मेरे से क्या पूछो, हकीकत भी है जो हो रहा है। लेकिन आप बताओ, आप कहाँ से आए हैं और क्या खुद के लिए टिकट मांग रहे हैं, किसी और के लिए मांग रहे हैं? खुद दावेदार हूँ, किशनगढ़ विधानसभा से मैं टिकट मांग रहा हूँ। राजस्थान में पहला रिकॉर्ड है कि जहाँ हम दोनों पति पत्नी मेंबर जो हैं कांग्रेस के सीआर पे चुनाव लड़े थे और जीते हैं, बल्कि मेरी पत्नी ने उपचुनाव जीता है। जो एक सरकार बीजेपी को होते हुए उपचुनाव जीता था और हम दूसरी बार टिकट मांग रहे हैं। लेकिन इस बार पूरी उम्मीद इसलिए है कि जिस तरीके से अभी आपने चर्चा में सुना कि राहुल गांधी जी का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही गजब का और सराहनीय है। इस बार जो कार्यकर्ताओं को जो तवज्जो मिलेगी ना, उसका कोई सानी नहीं होगा और हमें पूरा विश्वास है राहुल गांधी जी पर, जो हम लोग धरातल पर काम करते हैं उनको। आपको जो उम्मीद है, अगर मान लीजिए अगर उम्मीद पूरी नहीं हुई, किसी अन्य व्यक्ति को टिकट दे दिया गया, तो फिर क्या करेंगे? पार्टी के खिलाफत कभी जिंदगी में न तो करी है न कभी करेंगे। पार्टी सर्वोपरि निर्णय होता है, हाईकमान जैसा भी आदेश देगा वही निर्णय हमें मंजूर होकर हम पार्टी की बगावत कभी भी नहीं करेंगे। लागू और लेकिन अभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर ये कहा कि पैसों के आधार पर टिकट वितरण। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ फालतू की बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी में जरूर पैसों के बल पर, बस पैसों के बल पर बीजेपी टिकट बांट रही है, कांग्रेस नहीं बांट रही है। तो ये आप देखिए, तमाम जो लोग हैं वो लगातार अपनी बात रख रहे हैं टिकट के लिए। लगातार जयपुर तक आए, फिर जयपुर से दिल्ली आ गए, टिकट की लॉबिंग कर रहे हैं। अब हलचल भड़ी है प्रियंका यहाँ पर जोधपुर हाउस के बाहर, क्योंकि अजय माकन जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं। एक खास बात और जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, चूंकि मैं अभी खबर पढ़ रही थी तो ये पता चला कि कुछ पूर्व सांसदों को भी पार्टी टिकट देगी। तो इस बार मुकाबला पूर्व सांसद और जो वर्तमान सांसद है उनमें भी होने वाला है क्या? जी बिल्कुल, पार्टी के पास ये फीडबैक आया है कि पूर्व सांसदों पर दाव खेला जा सकता है। अब पूर्व सांसदों पर किस किस सीटों पर टिकट पार्टी देती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब
उन 7 सांसदों के सामने भी दिक्कतें हैं, क्योंकि बगावती सुर इख्तियार हो गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा विधायकों के, पूर्व मंत्रियों तक के टिकट काटे। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस पार्टी में अगर मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाते हैं तो किन नेताओं को टिकट मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। और जहां तक पूर्व सांसदों की बात निकलकर सामने आ रही है, तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा? क्या पूरे राजस्थान में टिकटें दिए जाएंगे या फिर कुछ व्यक्ति विशेषों को टिकटें दिए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि टिकट वितरण के लिए लॉबिंग लगातार लोग कर रहे हैं और उनके मन में कई तरीके की चीजें भी हैं। अपना दावा तो बुलंद कर ही रहे हैं, लेकिन पार्टी के लिए वफादारी की बात भी सामने आ रही है और साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो बगावत भी करेंगे। इस प्रकार की बातें भी हैं। अन्यथा एक बात और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि विनेबिलिटी के आधार पर टिकट वितरण नहीं होता, टिकट वितरण ग्रुपिज्म के आधार पर होता है। गुट विशेष के व्यक्ति को टिकट दी जाती है, पैसा तक चलता है टिकट में। तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ही बड़ा आरोप है। अब ये कुछ और कार्यकर्ता हैं, इनसे भी एक बार जानते हैं, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सदनों से पारित करवा दिया है। अब कांग्रेस का क्या रुख होगा? क्या महिलाओं पर दाव खेलेगी? कुछ महिला नेता है, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आप आई हैं और क्या उम्मीद है टिकट के लिए? मैं जयपुर से आई हूँ, राजस्थान जयपुर से हूँ और पार्टी के लिए 23 साल से काम कर रही हूँ संगठन में। आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात कर रहे हो, तो देखिए मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी खुद तो लागू करे, भारतीय जनता पार्टी को फिर बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है लखवीर, तो टिकट वितरण को लेकर कवायद लगातार तेज है, बैठकों का दौर भी जारी है। अब देखना है कि कब पहली सूची जारी की जाती है, जिसका इंतजार सभी को है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका लखवीर, तमाम जानकारियों के लिए। दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में नेताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे। कुछ ही देर बाद सीएम अशोक गहलोत तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे। अजय माकन से भी सीएम मुलाकात करने वाले हैं। राजस्थान के पूर्व प्रदेश प्रभारी अजय माकन रह चुके हैं, जो कुछ ही समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने वाले हैं। तो चुनावी रण तैयार है, मैदान सज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब आखिरी वक्त है पार्टियों के पास कि वो तमाम बड़े फैसले लें, रणनीति बनाएं। अब टिकट को लेकर भी इंतजार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार दिल्ली में बने हुए हैं। कल वो दिल्ली पहुंचे थे, आज दूसरा दिन है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली में और खबर ये सामने आ रही है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई नेताओं से मुलाकात करेंगे, अजय माकन से भी मुलाकात करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी समर में एनएसयूआई भी उतर चुकी है। प्रदेश कार्यकारिणी के प्रभारी जिलों की घोषणा की गई है। 51 जिलों में एनएसयूआई ने प्रभारी महासचिव लगा दिए हैं। प्रभारी गुरजोत संधू ने आदेश जारी किए हैं। तो चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। एनएसयूआई की ओर से भी इस बीच बड़ी घोषणा कर दी गई है। एनएसयूआई चुनावी समर में उतर चुकी है। प्रदेश कार्यकारिणी के प्रभार जिलों की घोषणा कर दी गई है। 51 जिलों में एनएसयूआई ने प्रभारी महासचिव नियुक्त कर दिए गए हैं, जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से दी गई है। प्रभारी गुरजोत संधू ने ये आदेश जारी किए हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 5:25। बड़ी खबर का रुख करेंगे। बांसवाड़ा के दौरे पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर वसुंधरा राजे पहुंची, जहां पर माता के आशीर्वाद लिए। मां त्रिपुरा सुंदरी की विशेष पूजा अर्चना भी की गई। बीजेपी के कई पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो दर्शन पूजन का दौर लगातार जारी है। इससे पहले हमने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की तस्वीर आपको दिखाई थी और अब तस्वीर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की मां त्रिपुरा सुंदरी की विशेष पूजा अर्चना करते हुए यहां पर वसुंधरा राजे को देखा गया। चुनावी साल है और ऐसे में लगातार जो नेता हैं वो अब भगवान के दरबार में पहुंच रहे हैं। मत्था टेकते हुए आशीर्वाद लिया जा रहा है। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बांसवाड़ा से बड़ी खबर है। बांसवाड़ा के दौरे पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे मां त्रिपुरा सुंदरी में उन्होंने पूजा अर्चना की और जोधपुर से मिल रही इस वक्त ये बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान सामने आया है। एसओजी के नोटिस पर केंद्रीय मंत्री शेखावत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझसे मेरे खातों की जानकारी मांगी गई है।
मैंने पहले ही दे दी हैं तमाम जानकारियां। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसओजी के नोटिस पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बड़ा हमला बोला है। बताते चले कि एसओजी ने शेखावत को नोटिस जारी कर उनसे उनके खातों की जानकारी मांगी गई है। अकाउंट से रिलेटेड जानकारी साझा करने को कहा गया और इसी पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा हमला बोला है। उनकी ओर से यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने तो पहले ही तमाम जानकारियां दे दी हैं। आप लोगों से चर्चा करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, पब्लिक मीटिंग में बात करते हुए, कांग्रेस की मीटिंग में बात करते हुए, सरकारी मीटिंग में बात करते हुए अनेक बार मेरे ऊपर आरोप लगाए थे। पहली बार 2019 से लेकर के अब 2023 के अंत में जाकर के 4.5 साल बाद में पहली बार मुझे अपने खातों की डिटेल देने के लिए नोटिस दिया गया कि आप लिखित में एक बार अपने खाते की डिटेल दें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब ये नोटिस जो दिया गया इतना कितना पॉलिटिकल मोटिवेटेड है कि मुझसे जो जानकारी मांगी गई है कि आपके बैंक खातों की जानकारी दीजिए, आपकी संपत्ति की जानकारी दीजिए, आपके लेन देन की जानकारी दीजिए, ये सारी जानकारी मैं 2020 में और 2022 में एक रिप्रेजेंटेशन अपनी तरफ से बिना मांगे लिख करके एसओजी को कि आप जो जांच कर रहे हो वो इस दृष्टिकोण से करें कि इसमें जो है किसी भी तरह का पॉलिटिकल इंटरेस्ट और एंगल नहीं रहे। ये सारी जानकारी विद ऑल डॉक्यूमेंट्स में 2 बार पहले भी दे चुका हूं। तो वहीं प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि यात्रा करते समय अपने साथ अनावश्यक रूप से बड़ी मात्रा में नकद राशि लेकर नहीं चलें। बड़ी मात्रा में नकद राशि मिलने पर अनावश्यक रूप से असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। उड़न दस्ता ऐसी राशि को जब्त कर सकता है और कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया जा सकता है। सेंट्रल एजेंसीज के साथ जो 24 हैं संख्या में सेंट्रल एजेंसीज, स्टेट एजेंसीज, हम लोग 1 जून के साथ 1 जून से उनके साथ काम कर रहे हैं। लगातार हम लोग जो बॉर्डर पे सजगता बढ़ाई है और 1 जून से अब तक 355 करोड़ रुपए का जो सीजर्स हुआ है, मुख्य तौर पर ड्रग्स और नारकोटिक्स का ज़्यादा है, फिर लिकर का है, फिर कैश है। तो इस तरह से ये जो एजेंसीज हैं वो अब और अपना काम बढ़ाएंगी और आने वाले समय में एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आने के बाद इस प्रक्रिया में और तेजी आएगी। चुनाव आयोग ने सभी एनफोर्समेंट एजेंसियों को सख्त हिदायत दी है कि वो तमाम बॉर्डर के ऊपर सख्त निगरानी रखें। लगातार धरपकड़ भी की जा रही है जिसके अंदर नशे से लेकर के शराब, ड्रग्स, सोना, चांदी और नकदी पकड़ी जा रही है। फिलहाल चुनाव आयोग ने आम लोगों से अपील की है कि वो अपनी शादी की खरीद फरोख्त के लिए बहुत ज़्यादा जो कैश है, सोना चांदी है, अपने साथ लेकर के ना चले, क्योंकि चुनाव आयोग की नज़र हर तरह के कैश और मेटल के मूवमेंट पर है। लिहाजा जो आगामी बड़े अबूझ सावे हैं उनके अंदर बड़ी तादाद में राजस्थान में शादियां होने वाली है। ऐसे में चुनाव आयोग की अपील ये है कि अगर लोग इस तरह का मूवमेंट नहीं करेंगे तो वो बेवजह एनफोर्समेंट एजेंसी की पकड़ में नहीं आएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि आयोग की इस अपील से आम लोग इस परेशानी से बचेंगे और जिनके ऊपर उनकी निगरानी है, जो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पकड़ होगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो वहीं कोटा के एमबीएस अस्पताल उनियारा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विजय बैंसला ने आज चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया। टोंक में कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए बैंसला ने कहा कि पिछले 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया। देवली उनियारा में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, यहाँ स्कूलों में टीचर नहीं है। सचिन पायलट के खिलाफ प्रचार करने के सवाल पर बोलते हुए बैंसला ने कहा कि पार्टी के लिए हर काम करेंगे और 2/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाएंगे। गुर्जर समाज का पायलट को समर्थन से सवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का हर प्रत्याशी इस बार जीत दर्ज करेगा, चाहे वो किसी भी समाज से हो। रणनीति तो बड़ी सीधी है, भाजपा जीतेगी और केवल देवली उनियारा में ही नहीं, राजस्थान की 2/3 विधानसभाओं में जीत करके प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। देवली उनियारा की अगर बात करें, पीने का पानी नहीं है। सरकार ने करा क्या है, जो 18 से 23 साल का जो लड़का है और जो 23 से 28 साल का जो लड़का है, उसने जिंदगी में फर्स्ट वोटर और सेकंड वोटर, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपना भविष्य सुधारने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए थे, करियर बनाने, उनकी तो जिंदगी ठप हो गई है। ग्रामीणों की 3-4 समस्या होती हैं, पीने का पानी,
काश्तकारी के लिए पानी, जबरदस्ती के केस ना लगे, दादागिरी ना हो, जो जमीनों के काम है वो हो जाए, स्कूलों में शिक्षा देने के लिए टीचर पहुंच जाएं, स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर मिल जाएं, अस्पतालों में दवाइयां हो जाएं, रोड बन जाएं, और क्या चाहिए? बाकी हम खुद कर लेंगे, बहुत सक्षम है हम लोग।